हेलो दोस्तों, एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पेपर 1 के प्रैक्टिस सेशन 5 में आप सबका स्वागत है। आज का यह पेपर विशेष है क्योंकि यह 2018 के प्रश्न पत्र का अंश है। सन 2018 अनुवादक परीक्षा के दृष्टि में या अनुवादक परीक्षा जो भी दे रहे थे उनके लिए बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन का पीरियड था। इस समय 2018 का जो प्रश्न पत्र आया है वो अपने आप में बिल्कुल अलग था। आज के पहले व्याकरण के प्रश्न होते थे लेकिन व्याकरण की बारीकियां नहीं होती थी, लेकिन इस प्रश्न पत्र ने सबको हिला दिया और इसमें व्याकरण की ढेरों बारीकियां आई। तो आइए देर न करते हुए हम इस प्रश्न पत्र को हल करते हुए चलें और फिर देखते हैं कैसे प्रश्न थे और हमें क्या उत्तर देना था। पहला प्रश्न था उग्र का विलोम। उग्र का विलोम क्या होगा? उग्र का विलोम ऑप्शन आपको दिया गया स्थिर, चंचल, अस्थिर और सौम्य। अब यहाँ देखिए, जब 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, स्थिर का मतलब हो गया कि आदमी हिलता डुलता ना हो, कोई विचार ना हो। चंचल बचपन में होता है, बच्चे चंचल होते ही हैं। अस्थिर चंचलता का ही एक रूप है, लेकिन अस्थिर का मतलब होता है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं, इसलिए वो अस्थिर रहता है। सौम्य हो गया बिल्कुल शांत स्वभाव का व्यक्ति। तो इसके ऑप्शन में हम सौम्य चुनेंगे। अगला प्रश्न है स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है। क्या होता है? उष्म, महाप्राण, अल्पप्राण और दस्पृष्ट। अब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये ऐसे ऑप्शन हैं जो अधिकांश लोगों ने सुना ही नहीं था। आइए अब एक एक की व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या है? क से लेकर म तक कुल 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन में आते हैं। इसको और अगर बढ़िया से पहचानना है तो यह मान लीजिए कि हमारी जीभ मुंह के विभिन्न हिस्सों को स्पर्श करते हुए जो शब्द या जो अक्षर उच्चारित करती है वह स्पर्श व्यंजन में आते हैं, क से म तक। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है उष्म व्यंजन। उष्म का मतलब ही होता है गर्म, अर्थात श, तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत्य स। ये 3 जो स हैं ये आपके इसमें ह भी आता है। इनके उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की वायु निकलती है, अर्थात जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो आप महसूस करेंगे मुंह से हवा निकलती है, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन भी कहा है। अब हम आते हैं महाप्राण में। महाप्राण क्या है? महाप्राण ऐसे व्यंजन है जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है। जब मतलब उनका जब आप उच्चारण करेंगे तो मुंह से हवा सी निकलेगी, जैसे ख, घ, झ और फ। ये महाप्राण में आते हैं। अब इसके बाद अल्प प्राण आता है। अल्प प्राण ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह, मतलब जिनके बोलने में आपको कम ऊर्जा लगानी पड़े। इसमें 4 हैं, क, ग, ज और प। इन 4 चौथा ऑप्शन है द्विस्पृष्ट। द्विस्पृष्ट का मतलब ऐसे अक्षर, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी जीभ के आगे वाला हिस्सा उल्टा हो और उल्टा होकर मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब ऊपर के तालु से लगता हो, ऐसे अक्षरों को द्विस्पृष्ट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए सड़क, ड़ आया, पकड़ना, ड़ आया, आढ़, गढ़, चढ़ाना, इसमें जो ड़ और ढ का उच्चारण होता है यह द्विस्पृष्ट में आते हैं। अब इन चारों को देख करके आप समझ गए होंगे कि इसमें ऑप्शन क्या लेना चाहिए था। जी हाँ मित्रों, इसमें आपको महाप्राण चुनना था। अब इसके बाद हम आते हैं निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। धूप में चला नहीं जाता, समाचार पत्र पढ़ा जाता है, फल खाया जाता है और मानव पढ़ता है। अब ये देखिए सबसे कठिन परीक्षा यहाँ हो गई भाववाचक संज्ञा पर। यहाँ तो मुझे कोई भाव ही नहीं दिख रहा है। समाचार पत्र पढ़ा जाता है, समाचार वस्तु हो गई। फल खाया जाता है, फल वस्तु। मानव पढ़ता है, मानव किसी का नाम हो गया। चौथा ऑप्शन धूप में चला नहीं जाता है। अब यहाँ थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि धूप जिसको आप महसूस तो कर सकते हैं पर छू नहीं सकते, वजन नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, तो ऐसे ही शब्द भाववाचक संज्ञा होती है, ऐसी संज्ञा भाववाचक संज्ञा होती है। तो मेरे विचार से धूप में चला नहीं जाता होता है। आप क्या कहते हैं? जी हाँ, आपने एकदम सही सोचा। इसका उत्तर है धूप में चला नहीं जाता। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अ हर्ष ई अर्थात छोटी ई, क में हलंत है अर्थात आधा क हो गया, ख में हलंत है अर्थात आधा ख हो गया, इत्यादि क्या हैं? ऑप्शन है आपके स्वर हैं, वर्ण हैं, हल हैं और व्यंजन हैं।
स्वर आप समझ सकते हैं, अंग्रेजी में देखें तो ए ई आई ओ यू होता है, उस आधार पे हिंदी में देखें तो अ से लेके अ तक सारे स्वर में हम गिनते हैं। विसर्ग और उसकी बात अलग छोड़ दें अगर हम, तो पूरे स्वर में ही आ गए अ से अ तक। उसके बाद वर्ण क्या होता है, और हल और व्यंजन। व्यंजन आपके क्या हो गए, क से लेके ज्ञ तक जितने हो गए वह सब व्यंजन हो गए। हल का मतलब ये देखिए ल के नीचे एक डंडा सा दिया हुआ है, हल चिन्ह बोला जाता है। कुछ लोग इसे हलंत भी कहते हैं, हालांकि हलंत सही उच्चारण नहीं है। उसके बाद आता है वर्ण, अर्थात ये तीनों चीज वर्ण के ही उदाहरण हैं। हल, एक बार और व्याख्या देख लीजिए। हल चिन्ह को हल इसलिए कहना चाहिए कि व्यंजन के नीचे लगा हल चिन्ह उस व्यंजन के स्वर रहित होने की सूचना देता है। अर्थात हम जब क बोलते हैं तो क और अ दोनों मिलकर होता है, अर्थात कोई भी वर्ण आप उच्चारण करेंगे तो उसमें स्वर अवश्य रहता है। पर जब हल चिन्ह लगा लेते हैं तो यह माना जाता है कि इसमें स्वर का पुट नहीं रहेगा। जैसे आपको उदाहरण मैंने दिया जगत, तो खत्म हो जा रहा है, जगत झटके से उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए वहाँ हलंत लगाना पड़ा है। तो आप ऐसे हल चिन्ह वाले अक्षरों को पहचानते ही हैं। यहाँ जो सही उत्तर होना चाहिए वह उत्तर होगा वर्ण। चलिए अब हम इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है श, मूर्धन्य स, दंत स और ह किस प्रकार के व्यंजन हैं? स्पर्श, ऊष्म, नासिक और अंतस्थ। मित्रों, स्पर्श और ऊष्म व्यंजन के बारे में मैं पहले वाले प्रश्न में चर्चा कर चुका हूं। अब नासिक और अंतस्थ हम देख लेते हैं। देखिए नासिक क्या होता है, आप साधारण भाषा में देखें तो नाक से जिन अक्षरों का उच्चारण किया जाता है स्वर्ण विज्ञान कहा जाता है। स्वर्ण विज्ञान में नासिक व्यंजन अर्थात नेजल कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। आप नेजल कॉन्सोनेंट्स विश्व के हर भाषा में पाएंगे, यहाँ तक कि नाक से गाने वाले बहुत सारे गायक भी हुए हैं। हिमेश रेशमिया जी वर्तमान युग के हैं जो नाक से गाते हैं, पहले तलत अजीज और मुकेश भी गाते थे। तो ये जो नासिक के है बहुत महत्व रखता है। तो ऐसा व्यंजन जिसे नरम तालु को नीचे लाकर उत्पन्न किया जाए, जिससे मुख से वायु निकलने पर अवरोध हो लेकिन नासिकाओं से निकलने की छूट हो। अर्थात उनका उच्चारण जब हम करते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम नाक से ही उच्चारण करते हैं। जैसे न, नाक का प्रयोग हो रहा है, म, नाक का प्रयोग हो रहा है, अण में भी नाक का प्रयोग हो रहा है। तो ये तीनों व्यंजन नासिक के हैं। अब अगले में हम चलते हैं अंतस्थ क्या होता है। अंतस्थ, अंत और अस्त अर्थात अंतःकरण से जिन व्यंजनों का उच्चारण किया जाए वह अंतस्थ कहे जाते हैं। इसमें चार आते हैं, य, र, ल और व। अब इन चारों के उदाहरण से आप आशा है समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार के व्यंजन है। तो ये ऊष्म व्यंजन है, इसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं। पहला प्रश्न था उग्र का विलोम। उग्र का विलोम क्या होगा? उग्र का विलोम ऑप्शन आपको दिया गया स्थिर, चंचल, अस्थिर और सौम्य। अब यहाँ देखिए जब चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, स्थिर का मतलब हो गया कि आदमी हिलता डुलता ना हो, कोई विचार ना हो। चंचल बचपन में होता है, बच्चे चंचल होते ही हैं। अस्थिर चंचलता का ही एक रूप है, लेकिन अस्थिर का मतलब होता है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं, इसलिए वो अस्थिर रहता है। सौम्य हो गया बिल्कुल शांत स्वभाव का व्यक्ति। तो इसके क्या है, कर्मवाच्य क्या है? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। प्रधानता मतलब जब हम बोलचाल में बोलते हैं या लिखते हैं तो कर्म पे अधिक जोर रहता है, अर्थात कर्म के बिना वह वाक्य ऐसा लगता है जैसे अधूरा हो। तो अगर सरल शब्दों में समझना हो तो क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान होता हो, ऐसा लगता हो कि कर्म ही क्रिया पे भारी हो रहा है, उसे कर्मवाच्य कहें। अब कर्तवाच्य में आए, ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता को बोध हो, मतलब राम आम खा रहा है, कौन खा रहा है? तो राम खा रहा है, तो कर्ता का बोध हो रहा है, कर्ता उसमें प्रभावी हो रहा है। तो अगर सरल शब्दों में और समझना हो तो क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो वह कर्तवाच्य कहा जाए। अब अपूर्ण कर्तवाच्य मैंने बता दिया, इसको एलिमिनेट करिए। भाववाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो और न ही कर्म की प्रधानता हो, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, अर्थात क्रिया का भाव प्रकट होता है, वहाँ भाववाच्य होता है। अब जो ये आपको उदाहरण मैंने ऊपर दिया, सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसमें क्या है? कर्ता क्या है, कर्म क्या है? कर्ता छुपा हुआ है, कर्ता अर्थात किसी के ऊपर या किसी या कोई जो भी हो, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त क्या है? यहाँ कर्म है। कार्रवाई क्या है? क्रिया है, कर्म पर क्रिया प्रभावी या वाइस वर्सा जो है। इस आधार पर इसका उत्तर होना चाहिए कर्मवाच्य।
जी हाँ मित्रों, जिन लोगों ने गेस किया है उन्होंने सही किया है।